नमस्कार, जय हिंद सभी को। मैं जितेंद्र स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद जेके स्वामी। जैसा कि आप सभी को पता है कि लंबे समय काफ़ी सारे स्टूडेंट जो थे जिनकी डिमांड थी, मैं बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ाए, बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंटों को पढ़ाया और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन भी हुआ। आज जो वर्तमान में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या फिर जो भी पढ़ के निकल के गए हैं, उनकी अक्सर यही डिमांड होती है कि सर हमें एक ऐसा भी माध्यम मिल जाए कि बाद में अच्छा रिवीजन कर सके हम, और या फिर जो भी हम पढ़ते हैं क्लास में बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें सेट होती है, लेकिन एक बार थोड़ा-सा रिवीजन को लेकर के भी आप कुछ कर दें तो थोड़ा अच्छा रहे। ऑनलाइन को लेकर के काफ़ी कर दें तो बहुत बढ़िया है। तो काफ़ी सारी कोचिंगों में जयपुर का अपना गोपालपुरा बाईपास है, यहाँ पर जो प्रतिष्ठित जो संस्थान है उनके अंदर पढ़ाया है मैंने। इसके अलावा जो राजस्थान के अलग-अलग जो शहर हैं उनमें भी जाकर के मैंने 2014 से मैं लगातार ऑफलाइन कोचिंग में और ऑनलाइन में सेवाएँ दे रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग आज मैं अपना खुद का जो चैनल है वो हालाँकि बना हुआ काफ़ी समय से, वो लॉकडाउन में भी कोशिश की थी, काफ़ी कुछ स्टूडेंट तक वीडियो वगैरह पहुँचाए थे। इसके बाद आज काफ़ी प्रयास के बाद में आज शुरुआत की है। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट करोगे। कभी अकेला ही था मैं जो चला था, आप लोग मिलते गए, काफ़िला बढ़ता गया और ऐसे ही काफ़िला हमारा और भी आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करना चाहता हूँ मैं सबसे पहले जीके में अपना भारत के भूगोल को लेकर के। अब भारत का भूगोल इसलिए क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो मैंने जिनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सर भारत का भूगोल हमें पढ़ाइए। जबकि मैं जिस मामले से या फिर मैं बात करूँ भाई कि हिस्ट्री और पॉलिटी का जो था वो मेरा सबसे बहुत शानदार वाला कॉन्सेप्ट है वो भी। लेकिन मैं बात करूँगा जीके के अंदर सबसे पहले ज्योग्राफी को लेकर। और मेरा जो फ़ोकस रहता है अक्सर इसी पर रहता है कि इसको किसी भी तरह से ट्रिकी पर ना ले जा करके हम लोग इसको कॉन्सेप्ट बेस्ड समझें। बहुत सारे लोग मानते नहीं है जीके में कौन सा क्या कॉन्सेप्ट होगा, किस तरह से होगा। लेकिन यकीन मान के चलिए कि आप लोग बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट से जुड़ेंगे और कॉन्सेप्ट से हम हर एक टॉपिक जो है वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किस तरह से हम लोग इन टॉपिकों को समझ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो शुरुआत में ज्योग्राफी से करना चाहूँगा आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, और उम्मीद करूँगा आप लोग बहुत शानदार तरीके से साथ देंगे। करना क्या है वो आप सबको पता है, बताने के लिए फिर से चलो फिर भी बता ही देता हूँ कि आपको सबको लाइक, सब्सक्राइब करना है और सबको बताना है, शेयर करना है अपने जितने भी जानकार हैं वो। लेकिन शुरुआत करूँगा हम लोग भारत के भूगोल में, सबसे पहले भारत के फिजिकल रीजन से मैं शुरुआत करूँगा, भारत के भौतिक प्रदेश। लेकिन भौतिक प्रदेश जानने से पहले मैं आपको एक भारत के निर्माण की एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक भारत की कहानी को लेकर के हम शुरुआत करेंगे। संभवतः ये आपके जीके की जो चीजें हैं शायद इसमें से, इस वीडियो में से आपको ज्यादा क्वेश्चन ना मिले, लेकिन पूरी ज्योग्राफी को समझने के लिए आपको ये बहुत शानदार काम आएगा। आपका एक बेसिक्स जो है उसके लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको, भारत के निर्माण की कहानी। हमारा इंडिया का जो फिजिकल रीजन है वो कैसे बने, उनके निर्माण की जो कहानी है वो हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए और इसको देखिए क्या था और क्या नहीं था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे भारत के अंदर कहाँ क्या है। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भारत में पहाड़ कहाँ पर है, हमारे मैदान कहाँ पर है, डेजर्ट जो एरिया है, मरुस्थल है वो कहाँ पर है, पठार किधर है, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूं तो आपको एक बार में मैप निकालूंगा और मैप निकाल करके आपको बता दूंगा कि देखो बच्चों, हमारे इंडिया के अंदर सारे जितने भी फिजिकल रीजन है उसमें कि मैदान कौन सा है, किस तरह से। ये आज का अपना मैप है, इसमें यहाँ अपना हिमालय बना हुआ है। निकाल करके मैं आपको एक बार के अंदर बता दूंगा ये यहाँ पर हिमालय है, हम लोग ये नॉर्थन प्लेन है, स्टेट नाम याद कर लेंगे क्या था, किस तरह से था। और ये थार का मरुस्थल है, ये साउथ के अंदर अपना प्लेटो है। ये ऐसे करते हुए 6 फिजिकल रीजन में हम लोग बांटते हैं और फिजिकल फैक्टर्स जो हैं उससे हमारी शुरुआत हो जाती है। लेकिन मैं आपको यहाँ ले जाने से पहले जिस चीज पर मेरा फोकस रहता है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो जीके के अंदर, मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूं तो उस पर देता हूं कि यदि हम कोई भी चीज पढ़ें तो उसमें सबसे पहले ये जाने कि कुछ भी हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके साथ में हम लोग जाने। जो कोई भी यदि हिमालय वहां पर है अपने उत्तर में, नॉर्थ में हिमालय, तो ये यहाँ क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, हम लोग इस पे ज्यादा फोकस करें। मैदान है तो यहाँ मैदान क्यों बना है, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे जो कॉन्सेप्टली बातें हैं वो आपको पता चलेंगी और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से इन चीजों को जानें। तो ये सब जानने से पहले, ये सब इनको बहुत बेहतरीन समझने के लिए जो मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। अब कहानी क्या थी वो देखो। कहानी ऐसी थी, मेरी नहीं बनाई हुई, ये हमारे जो भूगोलवेता थे उनके द्वारा बनाई गई। यहाँ सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वेगनर। यहाँ इस वेगनर ने सबसे पहले ये बात बोली थी।
मैं वेगनर को सबसे पहले इसलिए बोलूंगा क्योंकि वास्तव में सबसे पहले इस व्यक्ति ने ही जो ये बातें बताई थी, उसके बाद में लोग आते गए और इसी की बातों के अंदर हेर फेर करके और नई नई चीजें जोड़ते गए। इसलिए सबसे पहले मैं इसी के लिए बोलूंगा। ये एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले 1912 के अंदर एक थ्योरी दी थी। ये 1920 में जाकर के लोगों के सामने आई थी, जिसे हम बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत बोलते हैं। इसने एक महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। अब ये महाद्वीपीय जो विस्थापन का सिद्धांत आपके सामने आया है, तो आप लोग समझ गए होंगे, कई लोगों ने तो इसके बारे में जाना होगा कि हाँ सर हम जानते हैं ये क्या है, किस तरह से है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको जानें, ताकि मैं आपको केवल ये विस्थापन का सिद्धांत नहीं बता रहा, मैं आपको भारत के निर्माण की कहानी बता रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए, मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा, मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे भारत का जो भौतिक प्रदेश बना है, हमारा इंडिया जो बना हुआ है फिजिकली रूप से, वैसे तो देश आजाद हुआ, प्राचीन समय से विश्व गुरु थे हम, है ना, कब से बने हुए थे, लेकिन जो एक फिजिकली जो बना इंडिया, वो कैसे बना वो जानने के लिए जरूरी है। उसके बाद में देखिए लोगों ने इसके अंदर हेरफेर करते गए और समुद्री जो एक तरह से हम सी फ्लोर जो थ्योरी है वो भी दी, और वो जो दी एक महोदय थे जिनका नाम था हैरी हेस महोदय था, इसने भी ये थ्योरी दी। ऐसे करते हुए माहौल आगे बढ़ता गया, नई नई चीजें आती गई, लेकिन इन सब में मैं इनका सबका निचोड़ निकाल करके और फिर आपको बताऊंगा, तो आपको ज्यादा चीजें पता चलेगी कि क्या हुआ। सबसे पहले अपन इसी की मान लेते हैं, इसी की मेरे को ज्यादा अच्छा लगा ये आदमी, क्योंकि सबसे पहले इसी ने मेहनत की थी, उसके बाद लोगों ने इसी में फेर बदल करके चीजें देते गए। इन्होंने क्या कहा सुनो, इनकी सुनने से पहले इंडिया जो बना उससे पहले हम वर्ल्ड पे चलते हैं, पूरी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ वो देखते हैं। तो आपने देखा होगा पृथ्वी का निर्माण एक बिग बैंग थ्योरी के तहत सूर्य का एक पार्ट थी और एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और विस्फोट के माध्यम से एक बहुत अलग एक टुकड़ा जाकर के और अलग हो गया, जिसका एक पूरे ब्रह्मांड का निर्माण इस तरह से हुआ है, ये माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े विस्फोट के माध्यम से। तो जो विस्फोट हुआ था उसके अंदर हमारी पृथ्वी भी एक गर्म आग का लावा थी, और वो जाकर के और अपने अलग जगह पर घूमने लगे। वो जो गर्म लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ, उस ठंडा होने के बाद में हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो एक चीज जरूर देखने को मिली इस सब के अंदर, और वो चीज जो देखने को मिली वो ये मिली कि हमारी जो पृथ्वी बनी गर्म लावे से बनी। इसका मतलब जब ये ठंडी हुई तो इसकी जो सतह थी, इसका जो सरफेस था वो एकदम प्लेटो मतलब पठारीय था, एक कठोर सरफेस था, जैसे हमारा फर्श होता है कठोर फर्श, उसके समान था। उसके बाद में क्या होता है, जो पत्थर टूटते हैं, पत्थर हवा के संपर्क से, पानी के संपर्क से, जानवरों के संपर्क से, मानवीय क्रियाओं के संपर्क से, उससे क्या होता है, ये पत्थर बारीक बारीक कणों में टूट जाते हैं, और ये बारीक बारीक कण जो है वो एक साथ जब इकट्ठे होते हैं तब वही जो है वो सोइल बनती है, मृदा का निर्माण होता है। और ऐसे पृथ्वी पर जितनी भी मिट्टी है वो इसी तरह से बनी हुई है, बाद में इन सब में चेंज आया। इसका मतलब स्टार्टिंग में ये पूरी पृथ्वी एक पठारीय भाग था, एक पूरा पथरीला भाग था, यदि हम बिग बैंग थ्योरी की माने तो। और वेगनर क्या कहता है सुनो, देखो इसने क्या कहा, एक बहुत बड़ी बात बोली। इसने ये बोला कि हमारी पृथ्वी जो आज की तरह इस तरह से जो बनी हुई है, उसमें एक बहुत बड़ी सी बात इसने बताई, और वो बात ये थी कि यहाँ पर जो पृथ्वी थी वो स्टार्टिंग में लगभग हजारों साल पहले, ये मान के चलिए कि 13 करोड़ वर्ष पहले, है ना, 225 मिलियन साल पहले की बात इसने बताई है। इतने सालों पहले हमारी पृथ्वी, आज यदि हम मैप के ऊपर बात करें तो आज जैसी है वैसी नहीं थी। इसका एक ही टुकड़ा था, एक ही टुकड़ा था इसका, और ये जो टुकड़ा था इसका नाम इसने दिया कि ये पेंजिया था। इसको जमीन का टुकड़े को पेंजिया बताया इसने। देखिए बहुत बड़ी बात बोली इसने, पेंजिया बोला, एक टुकड़ा बताया। आज इतने सारे महाद्वीप बने हुए हैं, इतने छोटे छोटे आइलैंड हैं, चारों तरफ बिखरे हुए हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि सब कुछ एक ही था, और उसके बाद सारी चीजें चेंज होती गई। ये चीज विश्वास करने वाली नहीं थी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, कितना साल हुआ और कितने करोड़ों साल पहले की बात बोल रहा है। मैंने कहा यार तू इतना दिन पहले कैसे रह सकता है, इतनी सारी पुरानी बातें कैसे हो सकती है। देखिए अपनी कहानी चल रही है तो इसमें हम लोग आपसी बात करना जरूरी है ना, समझना है अपन को। कहते हैं ना कि महाराज आना चाहिए, चाहे वो छान फाड़ के चाहे टाटी फाड़ के, हमें समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमें पता चलना चाहिए कि कैसे जो आ रही है चीजें, तो वो चीजें हमारे को ज्यादा ध्यान रखनी है। तो इसमें देखो इससे मैंने पूछा कि भाई देख क्या बात है, इतना सब कुछ था, इतने करोड़ों साल पहले का तेरे को कैसे पता चला, और इसके ऐसे कैसे सुन ले हम लोग, ये कुछ भी बोलेगा हम लोग मान लेंगे। इसने कुछ एविडेंस दिए, कुछ सबूत दे कि देख सुन बात, ये ऐसा क्यों माना इसने एक सबूत दिया। इसके लिए इसने क्या बताया, देखो इसने एक मैप दिया इधर, और ये मैप से आपको कुछ चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। इस मैप को सारे को देखने से पहले आप, मैं जो बता रहा हूं केवल वो देखना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आप इसको देखो, ये वाला जो मैप है इसको देखो, ये जो बना हुआ है।
आप इसमें यदि देखेंगे तो ये वर्तमान का मैप है, जिसके अंदर ये देखिए साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ये अपना इंडिया है जो इधर बना हुआ है, ये यहाँ पर इंडिया है ना। ये रिसेंटली हम बात करें तो यहाँ पर इस तरह से है। अब ये जो बातें यहाँ हो रही है, इसमें ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि जो आज ऐसा मामला है वो ऐसा था कभी 225 मिलियन वर्ष पहले, और ये जमीन का जो टुकड़ा था इसे इसने पेंजिया कहा, और ये जो पानी है इस पानी को इसने पैंथालासा कहा। जो इसके चारों ओर जो पानी भरा हुआ है, जैसा कि पता है कि पृथ्वी पर ज्यादातर जो है वो पानी पाया जाता है, तो इसको इसने पैंथालासा बोला। अब ये बोला और आज यहां तक पहुंच गई पृथ्वी। कैसे यार, ऐसे कैसे हो गया? तो इसने देखो एक एविडेंस दिया तगड़ा सा। वो क्या दिया, इसने कहा कि देख एक सबूत बताता हूं मैं। यहां पर बोले ये जो भाग है अफ्रीका का भाग, इसमें आप अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका देखिए, ऐसा लगता है जैसे ये यहां से निकल के गया हो। एक कागज का टुकड़ा यदि हम तोड़ दें और उसको बाद में कभी भी जोड़े तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा टुकड़ा कहां का है। जमीन के आज सारे टुकड़ों को यदि हम जोड़ते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में ये कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऐसे ही ये यहां से पता चलते हैं, ऐसे ही पता चलता है कि ये कभी यहां से भी कवर होगा, कभी ये भी इधर से कवर होगा, ये ऐसा पता लगता है। और सबसे बड़ी बात इसने एक एक करके बताया कि कहां से प्रोसेस कैसे शुरू हुई थी। प्रोसेस की शुरुआत इसने की सबसे पहले ये बड़ा कि जब 225 मिलियन साल पहले से था तो 25 मिलियन साल बीतने के बाद ये टूटना शुरू हुआ। सबसे पहले दो भागों में बटा, ये पेंजिया दो भागों में बटा। ऊपर एक भाग तो ऊपर की ओर चला गया ये बड़ा। इस पेंजिया को, इस ऊपर वाले भाग को इसने यूरेशिया बोला, या फिर इसको यूरेशिया भी बोलते हैं, यूरेशिया या यूरेशिया। और यहां पर जो है इसने ये भी बात बताई कि जो यूरेशिया का पार्ट था, इस यूरेशिया के पार्ट को हम लोग एक और नाम देते हैं और वो नाम था अंगारा लैंड। अंगारा लैंड के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये जो नीचे वाला था, इस नीचे वाले पार्ट को इसने गोंडवाना लैंड कहा है, गोंडवाना लैंड। और ये जो बीच में पानी बच गया है, ये पानी बच गया है, इसको इसने टेथिस सी बोला है। टेथिस सी है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर बोला, ये बीच में पानी था उसको टेथिस सी। और पेंजिया जो पैंथालासा था वो चारों तरफ है, लेकिन यहाँ वाले पानी को इसने बोला कि ये ऐसा है। और इसने जब देखो टूटना शुरुआत तो ये बता रहा है कि देखो जैसे ये साउथ अफ्रीका की ये अफ्रीका की जो प्लेट है और ये साउथ अमेरिका की प्लेट है। अब ये देखिए यहाँ से टूट करके निकली होंगी, ऐसा यहाँ से जैसा दिख रहा है आपको, और फिर ऐसे टूट कर निकलते हुए ये इस तरह से दूर होती गई होंगी, ये यहाँ से निकल के गई होगी, और ये वाली प्लेटें इस तरह से यहाँ साउथ की ओर रन कर गई होंगी, इस तरफ निकल गई होंगी। ऐसा इसने यहाँ बताया। देखो ये टूटते हुए फिर दो थोड़ी सी साल और बीती, फिर ये ऐसे थोड़ा थोड़ा दूर हो गई, ऐसे साल बीतती गई, ये और ज़्यादा दूर होती गई, और दूर होते होते यहाँ तक पहुँच गई। ऐसे इसने बात बोली है। अब इसमें एक और मैप जिसके माध्यम से आप थोड़ा सा और ज्यादा समझ सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यही फायदा है कि हम इसको बहुत शानदार तरीके से उठाया जा सकता है। शायद मैं किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा होता तो मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा था, इसलिए मैं भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ऑनलाइन को लेकर के कि यार मैं कभी मेरे छात्रों के सामने आऊँ और बहुत सारी चीज़ें उनको वो बताऊँ जो शायद मैंने क्लासों में नहीं बताई ऑफलाइन में भी, और जो ऑनलाइन ले रहे हैं वो भी बहुत शानदार तरीके से देखें इन चीज़ों को। तो वो भी आप इसी के लिए देखो कि यहाँ पर ये जो मैप दे रहा है ये सारी प्लेटें हैं, और इस प्लेटें में देखो ये अफ्रीका वाली जो प्लेट है वो थोड़ा सा इधर जा रही है, ये वाली इस तरफ जा रही है, और ये अमेरिका वाली इस तरफ जा रही है, और ये जो है यहाँ पर इसमें भी बहुत सारी प्लेट है, कुछ इस तरफ जा रही है, कुछ इधर जा रही है, कुछ नीचे की और इस तरफ से आ रही है, तो ये भी है। अब इंडिया वाली प्लेट कहाँ थी? मैंने उससे पूछा सबसे पहले कि भाई तू बात ये बता कि देख इंडिया वाली प्लेट है ये थोड़ा ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ पर इसने इंडिकेट कर रखा है। ये अंटार्कटिका की प्लेट थी, नीचे की ओर आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया प्लेट उस तरफ जा रही थी। पता है इसने सबसे पहले क्या कहा? भले इंडिया के बारे में पूछा, मेरा भारत का है तो मेरे भारत की बात बता, बाकी सारी बात बाद में करना। इसने बोला भारत के बारे में कि देख तेरा भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। मैंने सुनते ही बोला यार व्हाट इज दिस, कैसे हो गया ये सब कैसे हो गया? गोंडवाना का लैंड का भाग कैसे हो गया भारत? ये तो गोंडवाना लैंड की बात करें तो भाई साहब ये तो नीचे है और अंगारा लैंड ऊपर है, और इंडिया की जो प्लेट है वो इंडिया की प्लेट तो भाई साहब आज देखें तो आज देखो यहां पर है, ऊपर की ओर है, नॉर्थ में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। पृथ्वी को हम दो गोलों में बांटते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। भारत कहां है? उत्तरी गोलार्ध में। ये बोल रहा है मेरे को कि साउथ में था। यार इतनी लंबी दूर से कैसे आ सकता है? ये तो बात पूरी फेंकू लग रही है मेरे को। तो इसने बोला कि सुन देख भाई बात ऐसी है, एक बार विश्वास कर, मैं तेरे को एविडेंस देता हूं। मुझको बता क्या एविडेंस है। इसने एविडेंस दिया कि तेरी इंडिया की प्लेट वास्तव में साउथ इंडिया में थी, साउथ पूरे के पूरे वर्ल्ड में थी और साउथ हेमिस्फीयर में थी। यहां पर गोंडवाना लैंड का पार्ट थी और गोंडवाना लैंड में भी एक ऐसी प्लेट थी जिससे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो बने हैं।
उस प्लेट को इसने नाम दिया इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। तो ये बोले इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का भाग थी। मैं बोला अरे यार ये तो ऑस्ट्रेलिया से टूट गया है, हम लोग उधर कंगारों के साथ में रहते थे। बोले बिल्कुल सही बात है, उधर ही रहते थे, उधर से आए हैं, क्या सबूत है बता। तो बोले सुनना तुम लोग भी ध्यान से कि क्या सबूत है, उधर से ये आए, इतनी दूर से हमारी प्लेट आई, इतनी दूर से चल करके यहाँ सेट हो गई, ये कैसे हो गया। तो बोले इसके लिए इसने एक बात बताई कि देख, जब भी कोई प्लेटें चलती है तो प्लेटों के चलने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही शानदार तरीके से एक काम होता है, और वो होता है यहाँ पर्वतों का निर्माण होता है। और पर्वतों का निर्माण होता है प्लेटों के लिए। पहली बात तो मेरे को यही लगी थी कि यार प्लेट वास्तव में चलती हैं क्या, कैसे चलती हैं, क्या ये सही बात है, क्या प्लेटें ऐसे इधर उधर जाती हैं। तो वो बात भी एक जानने वाली है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि क्या वास्तव में सर धरती में प्लेट होती हैं, क्या वो चलती हैं, हम वहां से ही कैसे बात मान लें इसकी। तो हकीकत में ऐसा होता है कि प्लेटें होती है, वो चलती हैं। इस बात को जानने के लिए आज हमारे बहुत सारे भूगोलवेताओं ने इस बात को प्रूफ कर दिया है कि पृथ्वी में बहुत सारी प्लेट हैं, इसमें लगभग जो है वो 20 छोटी प्लेटें बताई गई हैं, और लगभग बड़ी जो बहुत बड़ी प्लेटें हैं वो 6 बताई गई हैं। और इसमें ये बोला गया है कि जो प्लेट होती हैं वो प्लेट चलती हैं, वास्तव में हर प्लेट चलती है। जैसे कोई भी प्लेट है और वो प्लेट यदि पानी के बीच में है तो उसको बोले थोड़ा सा चलने में फोर्स कम करना पड़ता है, तो वो साल में लगभग 4 सेंटीमीटर तक चल जाती है। और यदि कोई प्लेट ऐसे जमीन के बीच में है, उसको फोर्स ज्यादा करना पड़ता है, तो वो साल के अंदर लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक चलती है वो। तो यहाँ पर इनकी स्पीड और बता रखी है। और आज भी जब देखा गया तो वास्तव में चलती है, तो मानने के लिए मजबूर हो गए कि यार ठीक है भाई, तू बोल रहा होगा तो ऐसा ही है। साथ में इसने ये भी बोला कि जब प्लेटें चलती है तो प्लेटें चलने की वजह से एक दूसरी प्लेटें ऐसे आती हैं, आपस में टकराती हैं, टकरा के एक दूसरे की तरफ जब ज्यादा फोर्स करती हैं तो ये प्लेटें क्या होती है, बहुत सारी ऐसे इस तरह से उठ जाया करती हैं। और ऐसा उठा हुआ जो भाग होता है, यही हमारे यहाँ पहाड़ियां होती है। ये उठा हुआ पहाड़ी बनती है, बहुत सारी पहाड़ियों का निर्माण होता है ऐसे। और धरती पे बोले जो भी बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी उनका निर्माण बोले इसी तरह से हुआ, इसने ये बात बोली। अब इस बात से हमारा क्या संबंध, सबूतों से क्या संबंध, तो सुनो, इसने ऐसा बोला कि जैसे ये प्लेट आई है, इस प्लेट से 2 काम होते हैं। एक तो ये प्लेटें जब टकराएंगी आपस में, तो टकराने की वजह से ये इनका मलबा जो है वो ऊपर की ओर उठ जाएगा और एक पहाड़ का निर्माण हो जाएगा ऊपर की ओर। दूसरा, जो प्लेट ज्यादा मजबूत होती है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है, वो ज्यादा घनत्व वाली प्लेट का कुछ भाग जो है वो नीचे की ओर धंस जाता है ऐसे। अब नीचे तो क्या होता है, जमीन के अंदर जगह ही नहीं होती कि वो नीचे जाए, और नीचे बहुत ज्यादा एक पृथ्वी का घनत्व भी ज्यादा रहता है, तो वो नीचे की ओर जाएगा, नीचे धसेगा। तो जैसे ही हम धरती के अंदर की तरफ जाते हैं वैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता रहता है पृथ्वी का। और एक भाग ऐसा आता है जहां बहुत भयंकर टेम्परेचर होता है, गर्म लावा होता है एकदम, और वो गर्म लावा के संपर्क में आते ही ये वाला जो भाग है, ये प्लेट नीचे गई है, वो भी संपर्क में आते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाती है, लावा बन जाती है, बहुत भयंकर वाला गर्म लावा बन जाती है। अब पहले से यहां तो जो चीजें थी वो कवर थी, ये लावा कहां जाएगा, जैसे जैसे लावा बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे नीचे आता रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं तो सेट होगा, सेट हो, लेकिन जमीन में जगह नहीं है, तो ये क्या होगा, फिर बाहर निकलता है। ऐसे में ये बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर देखता है, और कोई ना कोई रास्ता जरूर देखता है, तो ये इस तरह से ऊपर आते हुए बहुत भयंकर तरीके प्रेशर से ऊपर आता है और विस्फोट होकर के इस प्लेट के ऊपर पृथ्वी पे इस तरह से चारों तरफ फैल जाता है। इसी को हम ज्वालामुखी बोलते हैं, इसको वोल्केनो कहा जाता है। तो ऐसे ज्वालामुखियों का निर्माण भी बोलो होता है, और ये ज्वालामुखियों का निर्माण इसी तरह से प्लेटों में इसने बताया। तो 2 काम हुए, एक तो ज्वालामुखी बनी, एक पर्वत बना। इसका सबूत इसने दिया, और क्या दिया, देखो इसने इसका एविडेंस दिया कि देख हमारे यहाँ पर एक वर्ल्ड के मैप के अंदर आपने भी देखा होगा, एक रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर बनी हुई है। रिंग ऑफ फायर ऐसी बनी हुई है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी एक गोल एरिया है, ये वाला गोल एरिया है, जहां पर बहुत सारी ज्वालामुखियां हैं। फायर का मतलब अग्नि, अग्नि का मतलब ज्वालामुखी। और ये जो ज्वालामुखी यहाँ पर बनी हुई है लगातार, इसके सारे इसमें कौन कौन सा भाग आ गया देखिए, इसमें ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अपना ऑस्ट्रेलिया है, और ये अपना जो यूरेशिया वाली प्लेट है, एशिया का भाग है, रूस का भाग है वो है, यहाँ पर ये जापान भी है। तो ये यहाँ पर इसके सारे जो है ना, ये प्रशांत महासागर अपना पैसिफिक ओशन, इसके अंदर बहुत सारी एक रिंग ऑफ फायर बनी हुई है। अब ये रिंग ऑफ फायर क्या है, ज्वालामुखियों का भाग है, तो ये कैसे आई, तो इसका जो इसने बताया, तो वास्तव में आपको भी थोड़ा सा विश्वास होगा कि प्लेटों के निर्माण प्लेटों के टकराने से ये 2 चीजें बनती है, पहाड़ी और ये वोल्केनो ज्वालामुखी। तो ऐसे ही बोला है कि इसने कि जैसे ये प्रशांत महासागरीय प्लेट थी, ये अपनी नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट थी, ये आपस में टकराने की वजह से यहाँ तो क्या हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, और यहाँ पर एक पर्वत बन गया भाई। और यहाँ जो पर्वत बन गया, इस पर्वत को आप जानते हो, नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉकीज पर्वत है, जो कि दुनिया की सबसे
चौड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर आता है, काफी एक्सटेंसिव, बहुत सारे चौड़ी है। तो ये रॉकी पर्वत इधर ही है। अब देखो प्लेटें, शायद ऐसा हो सकता है, मान सकते हैं हम एविडेंस के तौर पर कि ये टकराए होंगे, ये पर्वत बन गया और इधर वोल्केनो बन गई। ऐसे ही हम जब बात करेंगे यहां पर, तो यहां पर भी एंडीज पर्वत बना हुआ है और एंडीज पर्वत के साथ साथ यहां पर भी कुछ रिंग बनी हुई है ना। पेरू चिली का जो ट्रेंच है, यहाँ पर ये पेरू और चिली जो देश है उनके अंदर जो ट्रेंच है वहां पर ये चीज बनी हुई, तो वास्तव में ऐसा इधर भी होगा। और सेम टू सेम यही सब इधर हो रखा है कि ये जो प्लेट थी, यूरेशिया वाली प्लेट थी और अपनी पैसिफिक प्लेट थी, ये टकराई आपस में, तो ये भी हुआ। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, ये काफी सुने होगे कि जापान एक ऐसी कंट्री है जहां अक्सर कभी भूकंप आ गया तो कभी वहां पर ज्वालामुखी, कभी सुनामी, ये सब आता ही रहती है, ये प्राकृतिक आपदाएं उसमें होती रहती है। तो ये सब क्यों होता है, उसके पीछे भी इसकी थ्योरी परफेक्ट बैठी कि देखो यहां पर एक प्लेट थी, फिलीपींस की प्लेट थी, इधर इधर अपनी यूरेशिया वाली थी, इधर पैसिफिक ओशियन वाली थी जो मतलब अपनी प्रशांतीय प्लेट थी। ये आपस में गई, इन सबका मिलन बिंदु ये जापान के पास में है। तीन प्लेटें आपस में मिल रखी है। जहां जब प्लेटों का मिलन बिंदु होता है वहां पर भूकंप एरिया बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर भूकंप होगा तो भाई साहब जाहिर सी बात है जमीन में भूकंप आएगा तो ठीक है, मामला हिलेगी पृथ्वी, लेकिन समुद्र में आता तो सुनामी भी आएगी, और सुनामी आएंगी और ज्वालामुखियां भी होती हैं। तो ये इस वजह से जापान सबसे खतरनाक एक ऐसे जगह पर है जहां संभवतः बहुत ज्यादा ये प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती है। तो इसके पीछे ये वजह है। ये सब देखा गया तो फिर सारी बात ये बता रहा था, मैं देखा यार इससे हमारा क्या संबंध है। तो इससे संबंधित इसने ये बताया कि देख, तेरी इंडिया की प्लेट इतनी दूर से चल के आई, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर से चल करके आई और उधर सेट हुई, जब तक ये सारी प्लेटें सेट हो चुकी थी। इसका मतलब ये पर्वत सारे बन गए थे, ये भी बन गया था, ये बन गया था, बाकी की सारी चीजें ये सब बन चुके थे। और जब इंडिया की प्लेट सबसे लास्ट में आई तो सबके लास्ट में आकर के और वो अपने से बड़ी प्लेट से टकराती है, और इससे खुद से बड़ी जो प्लेट है उस प्लेट का नाम आप जानते ही हो कौन सा है, यूरेशिया प्लेट। ये अपने से बड़ी यूरेशिया प्लेट से टकराती है, इसे आते आते यहां टकराती है। टकराने की वजह से यहां एक पर्वत का निर्माण होता है, और वो जो पर्वत है उस पर्वत का नाम आप जानते हो क्या है, अपना हिमालय। तो इसने बताया कि वास्तव में हिमालय का निर्माण जो है वो इसी तरह से हो रखा है। हिमालय का निर्माण इसी आधार पर बना है कि जैसे जैसे ये प्लेट टकराती गई वैसे वैसे इसका निर्माण होता गया। तो ये जो प्लेट थी यहाँ पर, ये हिमालय का निर्माण हुआ। मैंने उससे पूछा, अच्छा तू कह रहा है कि प्लेट इधर जाकर के टकराई और यहाँ टकराने की वजह से यूरेशिया प्लेट रही है, इससे टकराने से हिमालय ऊपर की ओर उठ गया, तो मतलब सबके लास्ट में बना होगा हिमालय, और जो सबसे लास्ट में बना होगा, क्योंकि तब तक तो सारी प्लेटें एक दूसरे का जगह ले चुकी थी, और जो लास्ट में बना है इसका मतलब वो सबसे न्यूवेस्ट है, क्योंकि जो बाद में आता है वो नया होता है, पहले आगे वो बड़ा होता है, बड़ा होगा वही पुराना होगा। तो मतलब हिमालय सबसे नया पर्वत है। इसने कहा पूछ देगे तेरे वैज्ञानिकों से, पता लगा कार्बन डेटिंग से पहले से हमारे वैज्ञानिकों ने पता लगा रखा था। ये बात सत्य थी कि हमारे जो हिमालय है वो दुनिया की सबसे न्यूवेस्ट जो है वो माउंटेन है, दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये बात हमारे को प्रूफ हो गई इधर। और जैसे ये बात प्रूफ हुई तभी पता चला कि वास्तव में नया है, तो इसके जो भाग है ना वो ज्यादा ऐसे समाहित नहीं है, ज्यादा सिकड़े हुए नहीं है, और मतलब इसमें घनत्व कम है, इसी की वजह से शायद इस ये सभी सेट नहीं हुआ। और बहुत ज्यादा बार ऐसा देखा गया कि कभी भी पानी की वजह से या नदियों की वजह से यहाँ भूसंकलन बहुत ज्यादा आता है। कभी केदारनाथ वाली ये जो कहानियां होती रहती है ना, ये सारा इसी वजह से होता है, क्योंकि नया पर्वत है, अभी प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हुआ, तो ये सब इसी वजह से है। तो यार मानना पड़ गया कि वास्तव में तेरी बात सही है, क्योंकि इतना लंबा सफर तय करके आएगा तभी हिमालय बना होगा, और नया है ये, तो ये बात मानने के लिए मजबूर हो गया और हिमालय बन गया। ये बात सही है। अब हम हिमालय के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या है इसमें, किस तरह से, लेकिन जब डिटेल से पढ़ेंगे ना तो ये कहानी बहुत ज्यादा काम आएगी, यकीन मान के चलना। आप देखना, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ये चीज काम आ रही है। अब मैंने बोला चल ठीक है, मैंने मान लिया तेरे एविडेंस कि ये सब इस तरह से हो रखा होगा, लेकिन अब आगे बता, आगे और क्या हुआ उसमें। तो इसने बोला कि देख, जैसे जैसे प्लेट आगे गई और टकराई, और यहाँ टकरा करके जैसे जैसे ऊपर उठती गई वैसे वैसे हिमालय का निर्माण होता गया। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप एक और काम हुआ, और वो काम क्या हुआ कि यहाँ जो इंडिया का एकदम दक्षिणतम जो भाग था, साउथ का जो पार्ट था, हिमालय के एकदम साउथ वाला पार्ट, वो क्या हुआ, नीचे की ओर बैठता गया थोड़ा थोड़ा। जैसे हम ये बात करें ये वाला, तो जैसे जैसे ये हिमालय ऊपर की ओर उठ रहा था वैसे वैसे ये भाग थोड़ा सा डीप जाता जा रहा था, डीप। और हिमालय जो ऊपर उठा तो वो कौन सा भाग उठा, तो इसने बताया कि जैसे ये प्लेट आ रही थी ऐसे, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से टूट करके इंडियन प्लेट आ रही थी, तो इस प्लेट का आगे वाला भाग थोड़ा सा ऐसे मतलब थोड़ा सा नीचा था, और जो नीचा भाग होता है ना उसके ऊपर पानी भरा होता है। तो इसने बोला कि ये जो भाग था, इस भाग पर एक पानी भरा हुआ था, जिस पानी को हम लोग टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। तो टेथिस सागर भर गया था इधर, और इस टेथिस सागर
की जो प्लेट थी, ये जो पेंदा था, ये पेंदा आकर के अपनी से बड़ी प्लेट से टकराया था, जो प्लेट पहले से हम जानते हैं अंगारा लैंड की प्लेट थी और वो यूरेशिया प्लेट थी, जिससे आकर के टकराया। और टकराने की वजह से ये टेथीस सागर का जो पेंदा था वो ऊपर की ओर उठा, वो ऊपर की ओर उठा, और ऊपर उठने की वजह से अपने हिमालय का निर्माण हुआ। मतलब आज टेथीस सागर का जो फ्लोर है, उसका जो सरफेस है, वही ऊपर उठने से हिमालय का निर्माण ये हुआ, ये बताया इसने। फिर मैंने कहा जब ठीक है, टेथीस सागर का तो ऊपर उठ गया ये सी फ्लोर, लेकिन वो पानी कहाँ गया, टेथीस सागर कहाँ गया, क्योंकि उसका मकान तो ऊपर उठ गया, तो वो कहाँ गया होगा। तो इसने बोला कि देख ऊपर की तरफ है ये तिब्बत का पठार है जो चाइना के अंदर है, और ये तिब्बत का जो पठार है वो काफी ज्यादा ऊंचा है, दुनिया की छत बोलने वाली जो पामीर के पठार वगैरह हैं, ये मतलब काफी ऊंचा है, तो ये पानी इधर तो नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत हाई एरिया था पहले से ही। ये पानी क्या करता है, इधर से जाकर के और यहाँ आके इकट्ठा हो गया इस जगह पर, यहाँ आके इकट्ठा हो गया, पाकिस्तान और भारत का ये जो एरिया है यहाँ आके इकट्ठा हो गया। जैसे जैसे ये भाग ऊपर उठता गया वैसे ये भी थोड़ा सा और ऊपर उठता गया, और ये भाग नीचे बैठता गया। हिमालय ऊपर उठता जा रहा था, यहाँ खड्डा होता जा रहा था, और यहां पर जो है वो पानी भर रहा था, तो ये भी थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता जा रहा था। पानी की खास बात होती है भाई, ये कहां जाता है, इसको जहां ढाल दिखाई देगा वहां जाता है, इसको जहां पर भी थोड़ा सा डीप एरिया दिखाई देगा वहां जाएगा। तो यहाँ पर ये ऊपर हो रहा था, तो ये चला गया कहां, दक्षिण में चला गया इधर, और यहां जाकर के इकट्ठा हो गया। यहाँ पहले से अरब ओशिन है, तो अरब सागर में जाकर के ये उधर इकट्ठा हो गया, और मामला इधर भी खाली हो गया, मामला इधर खाली हो गया। और मामला जब खाली हुआ, यहाँ पर पानी जगह खाली कर दी इसने। आप देखोगे कि जब भी कभी पानी जगह छोड़ता है, या फिर वहां पर पानी जो हो और फिर बाद में पानी सूख जाए, तो आप देखोगे वहां पर रेत बसती है, बालू माटी बसती है एक, तो ऐसे ही बालू माटी यहाँ पर है, और उसी को हम मरुस्थल के नाम से जानते हैं, डेजर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये मरुस्थल का निर्माण ऐसे हुआ। अभी मैंने विश्वास नहीं किया, मैं सुन रहा था इसकी, अभी तो इसका एविडेंस भी देगा ये। और फिर मैंने बोला इधर क्या हुआ, तो बोल रहा है इधर खड्डा हुआ, जबकि इधर तो प्लेन एरिया है, एकदम समतल एरिया, एकदम पूरा का पूरा एकदम बहुत शानदार वाला, बहुत सारी खेती बाड़ी होती है, और बहुत सारी पब्लिक यहाँ निवास करती है, क्योंकि खेती होगी, अच्छी जमीन है, मकान बनाने के लिए, पीने के लिए पानी मिल जाता, सब कुछ मिल जाता, पूरी फैसिलिटी मिल गई। तो भाई यहाँ तो इतना कुछ है, तू बोल रहा है खड्डा, तो क्या ये लोगों ने भर दिया कि क्या हुआ, इसका बाद में भर्त करवाया गया था, क्या हुआ था ऐसा, तो ये बोला गया। तो पता चला कि इसने ऐसा कहा कि देख हिमालय जो था वो ऊपर उठता जा रहा था, और जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठता जा रहा था वैसे वैसे इसमें से पानी निकल करके और इधर आने लग गया, जैसे इसमें बर्फ जमने लग गई, बर्फ ग्लेशियर पिघलने लग गए, और ग्लेशियर पिघल पिघल करके ये पानी था ये खड्डे में आकर के गिरने लग गया। इधर साउथ से भी जो पानी था वो इधर जा जा करके इसमें गिरने लग गया, दोनों तरफ से पानी गिरने लग गया। अब देखो पानी की खास क्या बात होती है, कोई भी नदी चलती है, पानी चलता है, तो जहां से भी ये पत्थरों से टकराएगा ये पानी, तो टकरा टकरा करके ये पत्थरों को छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ ले गए, और बारीक बारीक टुकड़े तोड़ करके पानी के साथ ये बहते हुए आगे भागते हैं, ये जो मिट्टी के कण होते हैं वो, और ये पानी के बहा करके लेके आती है, ये कोई भी नदी होती है मिट्टी के कणों को, और ये मिट्टी के कण जब बहा करके लाएगी तो रास्ते में बहुत बार टकराते हैं, इधर उधर घिसते रहते हैं। तभी तो कहते हैं आदमी जितना घसेगा उतना ही चमकेगा और उतना अच्छा बनेगा। तो ये भी क्या थी, ऐसे ये टकराते जा रहे थे बेचारे, और टकराते टकराते आगे जा रहे थे, आगे जा करके इधर ये जहां पर पानी कम हुआ, स्लो हुआ, वैसे ये क्या हुआ, ये पानी चारों तरफ फैल गया। अब पानी का जैसे ही फ्लो धीरे होता है, इसमें इतना दम नहीं होता है कि उन कणों को और आगे ले जा सके, तो ये जहां जहां भी जिनकी किस्मत जहां होती है वैसे वैसे छोड़ देता है, और ये नदी यहाँ पर ये खत्म हो जाती है। जहां ऐसी नदी खत्म होगी, यहाँ पर जिन कणों को छोड़ेगी, ये कण बहुत शानदार होते हैं, इनको जलोढ़ कण बोलते हैं इनको, और ऐसे कण जब इकट्ठे होते हैं तो जो मिट्टी बनती है, ऐसी मिट्टी को जलोढ़ मृदा बोला जाता है, एलोवियल सोइल कहते हैं इसको, जलोढ़ मृदा। तो ऐसी जलोढ़ मृदा का निर्माण कर देती हैं ये नदी, ये पानी जो अपने साथ में कण लेकर आगे आते हैं, ये बहुत उपजाऊ होती है। दुनिया में सबसे अच्छी मिट्टी यदि होती है तो यही होती है, खेती के हिसाब से बहुत शानदार वाली। ऐसी गजब माटी जब ये नदियां ऐसे छोड़ देती हैं फैल करके, वो जो निर्माण होता है इसको बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं, आपने देखा होगा, जानते होंगे, रिवर डेल्टा कहलाता है ये, ऐसा बनते हैं तब। अब डेल्टा तो तब बनेगा जब नदी जो है वो क्या करेगी, फ्लो करते हुए और आराम से वो खत्म होगी, तब जाकर के डेल्टा बनेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे बेचारी नदी चल रही है और नदी चलते चलते इसको डेल्टा बनाने की जगह नहीं मिली, इसमें काफी तेजी से पानी चल रहा था, मिट्टी के कण लेके चल रही थी, लेकिन अचानक से सामने खड्डा आ गया और ये खड्डे में कूदना पड़ जाता है इसको। अब यहां पर जैसे जैसे एक खड्डे में कूदेगी तो ये मिट्टी के कण होते हैं ना, वो यहां पर ही बेचारे सारे के सारे, पानी एक जगह ही स्टोर रहता है, तो ये सारे मिट्टी के कण इधर ही इकट्ठे होते रहते हैं, और इधर इकट्ठे होते होते एक दिन ऐसा आता है कि ये बहुत ज्यादा ऊपर तक दिखाई देने लग जाते हैं,
और ऐसा जो निर्माण होता है इसको हम बोलते हैं रिवर एस्चुरी के नाम से जानते हैं, नदी एस्चुरी। ये एस्चुरी का निर्माण करती है। हमारे भारत की बहुत सारी नदियां, ये सब नदियां पढ़ेंगे तब भी काम आएगा अपन को कि वो एस्चुरी का निर्माण करती है। जैसे नर्मदा और तापी नदी अपनी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, अलिया बेट खड़िया बेट नाम से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। तो ये एस्चुरी का निर्माण भी होता है। अब आप समझ गए होंगे कि सर इधर तो एस्चुरी बन रही थी, डेल्टा नहीं बन रहा था क्योंकि खड्डा था। नदी आएगी इधर से बहुत शानदार वाली मिट्टी के कण तोड़ के लाएगी, इधर से भी नदी आएगी मिट्टी के कण तोड़ के लाएगी और इधर इकट्ठा होता गया। ये एस्चुरी बढ़ती गई और यहाँ पर ये मिट्टी के कण इकट्ठे होते गए। समय के साथ ऐसा हुआ कि ये पूरा का पूरा जो डीप एरिया था वो कवर हो गया, इस शानदार वाली मिट्टी से कवर हो गया। और जो मिट्टी थी वो कौन सी थी? जलोढ़ मिट्टी थी। अब ये कवर होने के बाद पानी क्या करेगा? पानी फिर वो ये वाला काम करना शुरू कर देगा। अब ऐसा ही क्या, ये नदियों ने ऐसे चलना शुरू कर दिया और ये गंगा नदी के रूप में जानी गई और ये यहाँ पर इसमें आकर के ऐसे मिलते गए और मिलते गए, ये पानी आकर के और आगे अरब ये बंगाल की बे ऑफ बंगाल के अंदर ये नदी कूद गई। यहाँ हमारा जो है वो एक मैदान बन के सामने आ गया। इधर ब्रह्मपुत्र ने बनाया, इधर इंडस रिवर थी, सिंधु उसने बनाया, ये गंगा ने बनाया। ऐसा करते हुए हमारे उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हो, मतलब बहुत लंबा समय लगा, बहुत लंबा समय लगा जब ये खड्डा कवर होकर के और ये प्लेन एरिया बना। अब आप समझ गए होंगे कि इस प्लेन एरिया में मिट्टी कैसी होगी और मिट्टी इतनी खेती बाड़ी की होती है, ये सारा इसका रीजन क्या है। अब मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी, शायद तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही क्योंकि इतना दिमाग लगाते तो शायद काफी कुछ आगे चलते, लेकिन अच्छा है तुम भी लगा रहे होंगे। अब नहीं लगा रहे तो भी अच्छा है, लगा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। तो सुनो, देखो दिमाग क्या लग रहा था। दिमाग ऐसा लग रहा था, मैंने कहा यार जैसी मिट्टी ये है, ऐसे कण तू बता रहा है, वैसी मिट्टी इधर है। क्या एविडेंस है कि इधर तेती सागर था? हो सकता है ये भी नदियों ने बनाया हो, क्योंकि ये भी ऐसा लगता है पानी का सूखा हुआ पानी के बाद जो नीचे बची हुई माटी है वो ये ऐसी है, वो इधर है। तो ये क्या सबूत है? केवल रेत दिखने से ही ऐसा हो गया क्या? तो इसने बोला कि सुन देख, जो नदी माटी लेके आती है उसके कण बहुत ज्यादा टकराते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, इधर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। समुद्र जो था वो मिट्टी के कण जो होते हैं वो उनको ज्यादा टकराना नहीं होता, वो बारीक नहीं होते, वो मोटे होते हैं। इस माटी में कण मोटे होते हैं। तो बोला हाँ यार ये तो सही बात है, इधर मोटे थे इधर छोटे थे। थोड़ा सा विश्वास हुआ। बोलो और बता। बोलो और सुन देख, और सुने कि हमारे यहाँ समुद्र जो होता है उसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, लवण की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और यदि लवण की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी तो थार के मरुस्थल में नमक ज्यादा होता है, वही तो खेती बाड़ी नहीं होने देता। तो ये इधर भी है और इधर नहीं है। बोला यार बात तो सही है, विश्वास हो गया मेरे को। बोला और सुन, ऐसे थोड़ी विश्वास करेगा। तेरे राजस्थान में, राजस्थान क्या है तो थोड़ा सा का ही जाता है, राजस्थान में बोले खारे पानी की झीलें पाई जाती है, पंचभद्रा, डीडवाना, है ना, ऐसे सांबर, बहुत तगड़ी तगड़ी खारे पानी की झीलें अपने यहाँ। ये जो खारे पानी की जो लेक है, झीलें हैं, वो यहाँ क्या कर रही है? बोला वो बता क्या कर रही है। समझ गया था वैसे, आप भी समझ गए। तेथी सागर चला गया इधर और तेथी सागर पीछे थोड़ा बहुत पानी छोड़ गया, इसलिए वो जो है वो तेथी सागर का अवशेष है। ये झीलें जो है वो तेथी सागर का अवशेष माना गया। वो यार बात तो फिट बैठ रही, क्योंकि हमारे खारे पानी की झीलें ज्यादातर इधर पाई जाती है, इसके सारे सारे पाई जाती हैं। और इसके सारे सारे यदि पाई जा रही हैं तो वास्तव में वो इसलिए पाई जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर समुद्र है और वो कभी ना कभी इधर छलांग लगा के इधर पहुंच जाता है, पानी आता है तो वो इसलिए नमक ज्यादा है तो ये पहुंच जाता है। बाकी इधर तो यार यहाँ से तो इधर नहीं गया होगा अरब सागर, इतनी लंबी छलांग तो नहीं लगानी आती होगी इसको। तो मतलब वास्तव में सही बात है ये बात, उसकी बात में दम निकली कि यार खारे पानी की पाई जा रही है, ये सब है, लवण है, तो वास्तव में तेथी सागर ही हुआ होगा, ये इस वजह से ही बना है। अब मरुस्थल में आपको पढ़ाऊंगा, इसके बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा, तब मेरे को लगता है बहुत सारे फैक्ट आप जान गए। सोइल, हमारी सोइल भी पढ़ते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, मिट्टी पढ़ते हैं, मिट्टी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा मिट्टी अब यहाँ बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक है ना, वो पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी ये चीजें। इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज दे रहा हूँ, आपको ये कहानी सुना रहा हूँ कि जो भारत के निर्माण की कहानी थी, वैगनर की जुबानी थी, बहुत सारे लोगों ने और जबान बोली, अब एक जबान मैंने बोली और तुम भी सुन रहे हो उसको। तो ये चीजें यहाँ देखने को मिली। उसके बाद मैंने कहा चल ठीक है भाई, इंडिया में 3 चीजें बन गई, एक तो ये बन गई और दूसरी चीज ये बन गई और तीसरी चीज ये बन गई। 3 चीजें आ गई सामने, हिमालय आ गया, इधर जो है अपना मैदान आ गया, इधर ये अपना थार का मरुस्थल आ गया। इधर साउथ में क्या था वो बता, साउथ में क्या हो रहा है ये बता। इसने एक तगड़ी बात बोली, बोले तेरे इंडिया का ये जो साउथ का भाग है इसमें कोई चेंज ही नहीं आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये जैसे था वैसा का वैसा ही है। ये वहां पर इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से जुड़ा हुआ था, इसके ऊपर क्या था, एकदम पथरीला भाग था, ये वहां से चलता हुआ आ गया, एकदम फ्लोटिंग करता हुआ आ गया और फ्लोटिंग करता हुआ आकर के इधर सेट हो गया।
कोई चेंज नहीं है। आज हम मनुष्य जो चलता है मिट्टी के साथ में, ये हवा के साथ में, पानी के साथ में, मनुष्य जानवरों के साथ में, यहाँ मिट्टी बढ़ती गई और मिट्टी जम गई यहाँ पर, बस और कुछ नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा ऊपर। और बाकी का पूरा एरिया पठार, ये प्लेटो एरिया है, देखिए प्लेटो एरिया, तो ये पठार है। और पठार, इसमें कोई चेंज नहीं आया पहले से। इसका मतलब मैंने कहा कि इसका निर्माण नहीं हुआ, इसका निर्माण तो पहले से हो गया था। बोला बिल्कुल, तो मतलब ये पहले से बन गया था, तो इसका मतलब सबसे पहले यही बना था, और सबसे पहले बना था तो ये सबसे पुराना है। बोले बिल्कुल, इंडिया का सबसे जो ओल्डेस्ट फिजिकल रीजन है वो यही है। बोला यार ये बात तो थोड़ी सी जम रही है, चल बता और क्या हुआ इसमें। तो इसमें इसने ये भी बताया कि जो हमारे यहाँ दक्षिण के अंदर पठार हैं, ये जो यहाँ पर पठार पाए जाते हैं, उन पठारों के अंदर क्या है, देखिए हमारे जो भी ज्वालामुखी या फिर अंदर गर्म लावा से जो निर्मित चट्टानें होती है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर की होती है। आप कभी देखोगे तब आपको पता चलेगा, या देखी होंगे बहुत सारे गर्म बहुत मोटी मोटी चट्टानें आप देखते हो ब्लैक कलर की होती हैं। अब वो लावा में निर्मित चट्टानें होती है, उनके टूटने से जो मिट्टी बनती है, अब चट्टान ब्लैक तो मिट्टी भी कैसी होगी, ब्लैक, इसलिए काली मिट्टी बनती है उनसे। और हमारे साउथ इंडिया में काली मिट्टी पाई जाती है, ये जो चट्टानों के बीच बीच में जो है। तो वास्तव में ये बात है तो सही बात है, लेकिन एक और चीज देखने को मिली कि काली मिट्टी जो है वो चट्टानों से बनी है। लावा जो होता है वो लावा धरती के अंदर से आता है। लावे के अंदर लोहे की मात्रा ज्यादा होती है, लोह तत्व की, और लोह तत्व की मात्रा, आयरन की मात्रा ज्यादा होगी। आपको पता है लोहा जब कभी भी पानी और हवा के संपर्क में आएगा तो ये इसके जंग लगेगी, और जंग से इसका कलर कैसा होता है देख लो, थोड़ा सा रेड कलर टाइप का हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो लोह तत्व है, इसी की वजह से समय के साथ ये जो ब्लैक सॉइल है वो रेड सॉइल बन जाती है, लाल मिट्टी बन जाती है, लाल मृदा। इसीलिए साउथ इंडिया के अंदर दोनों मिट्टी पाई जाती है। ये थोड़ा सा लाल वाली मिट्टी इस तरफ ज्यादा पाई जाती है। यहाँ दक्कन का एक प्लेटो, दक्कन पठार है, जो बाद में एक ज्वालामुखी से निर्मित बताते हैं, तो यहाँ पर बोले थोड़ा सा ज्यादा मामला है। तो ये काली और ब्लैक, ये ब्लैक और रेड जो सोइल है वो इधर पाई जाती है, इसके पीछे ये कारण है। तो बात थोड़ी सी जमी, बोले यार ठीक है, ऐसा है तो मान सकते हैं हम कि ऐसा ही हुआ होगा। साथ में जो जीवाश्म थे और जितने भी मतलब पेड़ पौधे या जानवर, वो जो चीजें देखी गई, तो एक जगह से दूसरी जगह है। जैसे मान लो यहाँ पर ये बहुत बड़ा एरिया था पृथ्वी का, जैसे यहाँ से कोई भी जीव है वो चल करके किसी दूसरे एरिया पे आएगा, दूसरी जगह पे जाएगा। तो जैसे इसने देखा कि यार यहाँ जो था, ये अफ्रीका के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो चीज़ थी, वो चीज़ यहाँ भारत में पाई जाती है। कोई जीव जंतु यहाँ पाए जा रहे हैं, कोई वनस्पति यहाँ पाई जा रही है, तो समुद्र क्रॉस करके तो इतना नहीं जा सकती। इसका मतलब ये सारे आपस में थे, इसीलिए पाई जा रही है। कोई चीज़ यहाँ पाई जा रही है और इधर भी, तो इसका मतलब यही है कि कभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तब ये चीज़ें इस तरफ पाई जा रही हैं। तो ये चीज़ देखने को मिली, तो वास्तव में यकीन हुआ कि ऐसा हो सकता है, और ऐसा हुआ है। तो इसी वजह से हमारी ये जो प्लेट है वो वास्तव में ऑस्ट्रेलिया का प्लेट का ही भाग है, ये ऑस्ट्रेलिया से टूट के आई थी। फिर मैंने बोला चल ठीक है, और कहीं कुछ है क्या और भी, तो इसने बोला कि इस प्लेटों में, दक्षिण के पठार में, अब देखिए दक्षिण के पठार को आप यहाँ पर देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटो बोलते हैं इसको, पेनिनसुलर प्लेटो। अब ये जो पेनिनसुलर जो प्लेटो है वो इसको क्यों बोला गया, ये इसको क्यों बोला गया, इसके पीछे कारण था। इसको हिंदी में हम लोग बोल देंगे प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, साउथ इंडिया का प्लेटो भी बोल देंगे, दक्षिण का पठार बोल देंगे, सीधी सीधी बात है, जान जाओ कि साउथ में है इसलिए दक्षिण का पठार है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार क्यों बोलते हैं इसको, पेनिनसुलर प्लेटो क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि जो भी जमीन का भाग जिसके तीन और पानी होता है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इस तरफ भी पानी, एक तरफ से पानी ने उसको पराया कर दिया होता है, समझ रहे हो, एक तरफ पानी नहीं होता है, ऐसा जमीन का भाग प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। इसको सब कॉन्टिनेंटल भी, सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इसी वजह से ये भारत का जो भाग है वो प्रायद्वीपीय भाग है, सब कॉन्टिनेंटल ये प्लेटो है, और इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। क्लियर एकदम। तो ये इसका मतलब समझ जाना, पेनिनसुलर है उसका मतलब समझ जाना, तीन और पानी की वजह से ऐसा बोलते हैं, इसलिए इस भाग को प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। और सुनो, इसने बोला कि इस पठार में यहां चेंज आ गया, जो आपको अलग कलर दिख रहा है ना, यहां चेंज आ गया। अब चेंज क्या आया, चेंज ये आया कि यहां जो समुद्र था वो कुछ तो सूख गया, जगह खाली कर दी, जगह खाली कर दी तो ऐसी माटी छोड़ दी, थार मरुस्थल छोड़ दिया। अब ये मरुस्थल कुछ अच्छा वाला था क्योंकि पास में पानी था, इसलिए ये मरुस्थल हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि पानी नहीं है इधर। पानी के पास मरुस्थल होता तो सोचो यहाँ पर भी लोग नमकीन होने के लिए आते, समझ रहे हो। इधर भी जो है वो गोवा जैसा माहौल यहाँ पर भी होता और इस तरफ भी, लेकिन इधर पानी नहीं है, इस वजह से ऐसा है। तो इधर ये देखने को मिला। साथ में समुद्र जब कभी भी आ रहा था अपनी लहरों को लेकर के, तो वो अपनी माटी इधर जमा के जा रहा था। अब धीरे धीरे माटी जमती गई, इधर इधर मिट्टी चलती गई, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक प्लेन एरिया बन गया।
प्लेन एरिया बन गया, और ये जो प्लेन एरिया बना वो पूरा मैदानी एरिया बन गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं मैदान बोलते हैं, ये मैदान है। और मैदान कौन सा, तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं, किनारा। और किनारे को हम बोलते हैं तट, तट। और तट के पास में किनारा है तो फिर इसको क्या बोलेंगे, तटीय मैदान बोलेंगे। इंग्लिश में इसको बोलेंगे कोस्टल प्लेन, ये कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन का निर्माण हो गया ये यहाँ पर, इसलिए भारत के इधर तटीय मैदान बना हुआ है, मैदानी भाग बना हुआ है। और क्या पाया गया इसमें, और पाया गया कि चलो ठीक है ये भी बन गया, फिर उसके बाद में और क्या हुआ, तो इसके अंदर देखिए यहाँ का जो भाग था, यहाँ का जो भाग था, इसमें हमारे पूरे भारत के अंदर ये कुछ द्वीप बने हुए हैं, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप हैं, इधर भी कुछ द्वीप हैं जिनको अरब सागर के द्वीप बोलते हैं, लक्षद्वीप समूह जिसको बोलते हैं हम लोग। तो भारत के सब जगह के इसने बता दिया कि कहाँ क्या पाया जाता है और वो कैसे बना, वहां वो क्यों पाया जाता है। इस बात की मैंने स्टार्टिंग में आपसे चर्चा की थी कि हम ये देखेंगे कि कहीं पर भी कोई चीज है तो वो क्यों है, ये बात मेन थी। तो मैंने आपको बताया हर जगह पठार है तो वो क्यों है, ये सब चीजें अब इसके बारे में बहुत सारी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि यही आपका हो गया फिजिकल रीजन। अब एक एक फिजिकल रीजन के बारे में हम अलग से जानेंगे, जैसे पठार के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें अलग अलग, यहाँ पर भी पहाड़ पर्वत वगैरह अलग अलग पाए जाते हैं, तो उनका सबका एक एक का निचोड़ निकालेंगे। तो वो जो निकालेंगे उसके अंदर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आपको ये सारी चीजें पता चलेगी। मैदान के बारे में भी डिटेल से जानना है, हिमालय के बारे में डिटेल से जानना है, सबके बारे में डिटेल से जानना। अभी तो केवल यही जान रहे हैं कि ये माजरा कैसे सेट हुआ, ये जो भी है वो क्यों है, वो चीज मैं बताना चाह रहा था ताकि आगे आप इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझ सको, आपके अंदर भी जानने की थोड़ी सी ये आए रुचि, भूख लगे जानने की। और जब भूखा आदमी होता है उसको खाना खिलाने में बहुत शानदार लगता है। मेरे को लगता है आपको भी जानने की बहुत सारी चीजें होनी चाहिए आपके अंदर। और जब ये सारी चीजें चलती गई तो सुनो, भारत के कितने भौतिक प्रदेश हो गए, हर किसी के बारे में बता दिया कौन कैसा है। और ऐसा जब बताया इसने तो कितने भौतिक प्रदेश हो गए, एक बार आप दूसरे मैप के तहत देखो, ये है डिजिटल का काम, ये है। अब आप पूरे इंडिया को शानदार तरीके से देखिए, नज़ारे क्या दिखाते हैं हम आपको। और नज़ारे ऐसे देखो कि नजरें नेट है तुम्हारी, और भी इससे शानदार वाले नज़ारे होंगे, मैं बताऊंगा आपको। चलो वो पहले बताता हूँ क्योंकि उससे आपको ज़्यादा वो लगेगा कि हाँ हकीकत में ऐसा ही होने वाला है। अब वो ऐसा होने वाला है कि हम जब भी पढ़ेंगे एक एक के बारे में बात करेंगे। 6 फिजिकल रीजन थे, 6 के 6 इमेज के अंदर आपको फिजिकल रीजन दिख रहे हैं। अब ये सब ऐसे दिखते हैं, देखो। खैर मरुस्थल तो आपने खूब देखा होगा, रेत है ना, ये तो तुम तभी अच्छा लगेगा, मतलब कि अब कब अच्छा लगेगा देख लो। और ये रेत ऐसी है, ये हमारा यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर जो अपना पठार है, इसका मतलब यही नहीं कि पठार में केवल ऐसे ही फर्श डला हुआ है पूरा पठार का पठार, उसमें काली लाल मिट्टी है। इसमें ऐसे नजारे हैं, ऐसे पर्वत बने हुए हैं। ये वेस्टर्न घाट है ना, ईस्टर्न घाट, ये सब हम बात करेंगे। इसमें कोई सतपुड़ा का पठार है, विंध्य पर्वत, अपनी अरावली भी इसी का पार्ट है, वो भी हम देखने वाले हैं, उन सब के अंदर चलेंगे तो इतने शानदार नजारे होंगे। अब तुम उधर नजारे देखने पता नहीं कब जाओगे, नजारे मैं इधर तो दिखाई सकता हूं तुम्हें, समझ रहे हो। तो यहाँ देखना, उधर भी जाने के लिए नौकरी लगनी पड़ेगी, और नौकरी लग के फिर जाना, तब जाके ऐसी चीजें को नजारे देखना। और नजारे देखने का मजा तो तब ही होगा जब आंखें चार हो, समझ रहे हो। तो इसके साथ में ये शुरुआत, फिर देखिए ये देखो किनारा, इधर तो बताने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ समझ गए होंगे तुम, है। इधर ये थोड़ा सा दिखाया गया, इसमें ये पर्वत है ना, मैदान नहीं दिखाया गया, लेकिन तटीय मैदान इस तरह के होते हैं, है ना। इससे ये कुछ ऊंचा भाग है, फिर उसके पास में आसपास में इसी तरह से बने हुए। और ये देखो आइलैंड ग्रुप, ये सबसे शानदार लगा होगा। द्वीप समूह, एक एक द्वीप के बारे में बताऊंगा। भारत का सबसे ऊंचा द्वीप किस द्वीप पर क्या है, सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये द्वीप समूह है, आइलैंड ग्रुप है, ये इंडिया का एक सेपरेट फिजिकल पार्ट है। इस तरह से 6 भौतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से, थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल, दूसरा हमारे यहाँ साउथ प्लेटो, दक्षिण का पठार, तीसरा कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान, मैदान कैसे क्या बने थे वो, चौथा आइलैंड ग्रुप, द्वीप समूह है, पांचवा अपना ये मैदानी भाग, नॉर्थ ग्रेट प्लेन, उत्तर का विशाल मैदान, जहां देखिए खेती होती है, बहुत प्लेन एरिया एकदम, आपको ऊपर नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, है ना, एकदम खेती बाड़ी होगी, पेड़ पौधे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और ये लो भाई हिमालय, बर्फ का नजारे ही देख रहे होगे तुम लोग, ये हिमालय, हिमालय की पूरी चोटियों के यात्रा करेंगे, कहाँ कौन है, किस तरफ रहते हैं, है ना, और कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, कैसे है, ये सब चीजें, हिमालय को भी कितने भागों में बांटा गया है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, तब ये चीजें और ज्यादा बैठेंगी। ऐसे करते हुए 6 फिजिकल रीजन में इंडिया को बांटा गया है, और यदि 6 फिजिकल रीजन में बांटा गया है तो हम इन सब के बारे में बहुत शानदार तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कहाँ क्या है। इस तरह से हमारा जो इंडिया का पूरा एक जानकारी थी, इंडिया के बारे में एक बहुत बेसिक सी बातें थी। मुझे उम्मीद है मैंने केवल शुरुआत की है, और ये इस कहानी के साथ में शुरुआत की है।
हम अब आगे से एक एक डिटेल से पूरे फिजिकल रीजन के बारे में जानेंगे। कोशिश करूंगा मैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासों का काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत आज भी भाग दौड़ करके 2-3 क्लासों को ऑफ करके और फिर बाद में ये निकाला। कई दिन से प्लानिंग कर रहा था, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इन चीज़ों को लेकर के कि कब आपसे रूबरू हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, और देखने के बाद में आप अपने जितने भी जानकार जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने काम के हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, दोस्त हो, जानकार हो, रिश्तेदार हो, उन सबको आप भेजिए कि एक बार देखो इसको, और फिर बाद में यकीन मान के चलिए आपको निराश नहीं करूंगा। आप दावे के साथ में कहेंगे कि हाँ ये चीज देखो आप, तो मैं उस जगह आपको निराश नहीं करूंगा। और एक बार देख के देखिए, ये चीज बताना आपने जितने भी पढ़ रखे हैं वो सारे, तो हम पूरा, मैं उम्मीद करता हूं सारे लोग बहुत शानदार सपोर्ट करेंगे, इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जितने भी लोग जहां तक फैला सकते हैं उतनी हर जगह, हर ग्रुप और हर जितने भी साइट है, फेसबुक वगैरह सब जगह आप लोग फैलाएंगे, और आपका साथ रहेगा तब ही अपना काफिला बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ेगा। मैं आपके सिलेक्शन के लिए पूरा जी जान लगा दूंगा, ये मेरा वादा है। और किसी भी तरह से आने वाली जो एग्जाम है, मैं जानता हूं बहुत सारे मेरे से स्टूडेंट जो आज पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या में जो पढ़ रहे हैं वैसे सीजीएल के हैं, और वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। मेंस में कितना जीके का जो वेटेज हो गया उसके हिसाब से, लेकिन इसके साथ में जो अपने सीईटी की एग्जाम है, हर लेवल की जो एग्जाम है वो सारी कवर करेंगे हम लोग, है ना। उस एसएससी की हो चाहे किसी भी तरह का स्टेट, यूपीएससी, सभी लेवल की एनडीए के जो स्टूडेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा एनडीए के स्टूडेंटों को मैं अभी ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, तो उनके लिए भी ये चीज़ें काम की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का बहुत शानदार तरीके का साथ होगा, और हम लोग आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आगे के आगे आपको वीडियो देता रहूँगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले किसी शानदार चीज के साथ मिलते हैं, भौतिक प्रदेशों के साथ में। आज के लिए इतना बहुत है। सभी जाते जाते कमेंट जरूर करके जाना कैसा है, कैसा लगा आप मेरा, मैं आपके सारे सबके कमेंट पढ़ूंगा, सबके कमेंट से मैं आपके कमेंट से ही मैं खुश हूं। ऐसा कमेंट बहुत शानदार तरीके से करके जाएंगे, बता के जाएंगे, आपके दिल की बात जो है वो जरूर करके जाएंगे। मोदी मन की बात करता है, अपन दिल की बात कर सकते हैं, ठीक है, मन की जो भी है वो बात बता के जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।